हेलो स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर सुनीता मीना, आर्ट्स कॉलेज अलवर से। अपना जो टॉपिक चल रहा था भारतीय राज्य व्यवस्था बीए पार्ट सेकंड का, उसमें हम मूल अधिकारों पर डिस्कस कर रहे थे, जिसमें अब तक हमने समानता, स्वतंत्रता, शोषण के विरुद्ध धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार अब तक कर लिया था। साथ ही संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार भी हमने, अल्पसंख्यकों के शिक्षा और संस्कृति संबंधी अधिकार भी हमने कर लिए थे, जो आर्टिकल 29 और 30 में दिए हुए हैं। 29 जैसा कि हम डिस्कस कर चुके हैं कि नागरिकों के प्रत्येक वर्ग को, है ना, जो अपनी भाषा, लिपि या संस्कृति को सुरक्षित रखने का अधिकार प्रदान करता है। और आर्टिकल 30 जो है वो धर्म या भाषा पर आधारित सभी अल्पसंख्यक वर्ग को अपनी रुचि की शैक्षणिक संस्थाओं की स्थापना तथा उनके प्रशासन का अधिकार भी देता है। तो इस तरह से संस्कृति और शिक्षा के अधिकार के बाद सबसे महत्वपूर्ण लास्ट में जो अपना है, महत्वपूर्ण से मतलब है कि एक और महत्वपूर्ण अधिकार जो है अपना आर्टिकल 32 संवैधानिक उपचारों का अधिकार, है ना। संवैधानिक उपचारों का देखिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण, जिसको हम कहें कि लगभग सभी अधिकारों का दारोमदार जो है सुरक्षा का, वो इसी अधिकार पर डिपेंड करता है। तो संविधान में मूल अधिकारों के उल्लेख से अधिक महत्वपूर्ण बात क्या होती है कि उन्हें क्रियान्वित कैसे किया जाए, उन्हें क्रियान्वित किस तरीके से किया जाए, जिसके बिना मूल अधिकार, क्योंकि अगर क्रियान्वित सही तरीके से नहीं होंगे तो मूल अधिकार जो है अर्थहीन सिद्ध हो जाएंगे, मूल अधिकारों का कोई महत्व नहीं रहेगा। तो संविधान निर्माताओं ने इसी उद्देश्य से संवैधानिक उपचारों के अधिकार को भी संविधान में स्थान दिया था या सम्मिलित किया था, जिसका तात्पर्य यह है कि नागरिकों को लागू करने के लिए सर्वोच्च न्यायालय तथा उच्च न्यायालयों की शरण ले सकते हैं। अर्थात चाहे अपने अधिकार का हनन होता है या अपने जो नागरिकों के अधिकार हैं, मूल अधिकार हैं, वो सही तरीके से लागू नहीं किए जाते हैं, तो ऐसे समय में नागरिक अपने अधिकारों की सुरक्षा के लिए, अपने अधिकारों को लागू करवाने के लिए न्यायालय की शरण ले सकते हैं। इन न्यायालयों के द्वारा व्यवस्थापिका द्वारा निर्मित उन सभी कानूनों और कार्यपालिका के कार्यों को अवैधानिक घोषित कर दिया जाएगा जो मौलिक अधिकारों के विरुद्ध हों। अर्थात व्यवस्थापिका ऐसा कोई कानून नहीं बनाएगी या कार्यपालिका इस तरह के किसी कार्य को लागू नहीं करेगी जिससे कि हमारे मूल अधिकारों का हनन होता हो। और अगर कार्यपालिका या व्यवस्थापिका इस तरह के कार्य करती है तो सर्वोच्च न्यायालय या न्यायालय जिनको कि अधिकार दिए हुए हैं उनको उन कार्यों को अवैध घोषित कर सकते हैं। संवैधानिक उपचारों के अधिकारों की व्यवस्था के महत्व को दृष्टिगत रखते हुए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने इस अनुच्छेद 32 को संविधान की आत्मा की संज्ञा दी है। अर्थात जो संवैधानिक उपचारों का अधिकार है आर्टिकल 32 के अंतर्गत, उसको अंबेडकर ने संविधान की आत्मा का नाम दिया है। और इसी प्रकार भूतपूर्व मुख्य न्यायाधीश गजेंद्र गढ़कर ने इसे भारतीय संविधान का सबसे प्रमुख लक्षण और भारतीय और संविधान द्वारा स्थापित प्रजातांत्रिक भवन की आधारशिला कहा है। अर्थात अनुच्छेद 32 जो है संवैधानिक उपचारों का अधिकारों में बहुत ही महत्वपूर्ण अधिकार है। ये संविधान की आत्मा है अंबेडकर के अनुसार, और राजेंद्र गढ़कर के अनुसार संविधान की मतलब एक तरह से प्रजातांत्रिक भवन की आधारशिला है कि अगर ये अधिकार लागू नहीं होता है, ये संवैधानिक उपचारों का अधिकार नहीं होता है, तो प्रजातंत्र की नींव मजबूत नहीं हो पाएगी, क्योंकि इसी नींव पर और अधिकार जो है वो निर्भर करते हैं। तो सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालयों के द्वारा नागरिकों के मौलिक अधिकारों की रक्षा के लिए निम्न प्रकार के 5 प्रकार के लेख जारी किए जाते हैं। मतलब इस प्रकार से इन रिट के द्वारा न्यायालय जो है या उच्च न्यायालय, जो सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय जो है वो नागरिकों के अधिकारों की रक्षा करते हैं। जिसमें पहला है बंदी प्रत्यक्षीकरण, अर्थात हैबस कार्पस। देखो, बंदी प्रत्यक्षीकरण हम कई बार समझने के लिए शब्द का थोड़ा सा अर्थ करके देखते हैं। बंदी को अर्थात अरेस्ट किए हुए व्यक्ति को प्रत्यक्षीकरण, प्रत्यक्ष करना अर्थात उपस्थित करना। तो व्यक्तिगत स्वतंत्रता के लिए ये रिट सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। यह उस व्यक्ति की प्रार्थना पर जारी किया जाता है जो यह समझता है कि उसे अवैध रूप से बंदी बनाया गया है। इसके द्वारा न्यायालय बंदीकरण करने वाले अधिकारी को यह आदेश देता है, अर्थात जिसने बंदी बनाया है
उस अधिकारी को यह आदेश देता है कि वह बंदी बनाए गए व्यक्ति को निश्चित समय और स्थान पर उपस्थित करे, जिससे न्यायालय बंदी बनाए जाने के कारण पर विचार कर सके और दोनों पक्षों की बात सुनकर न्यायालय इस बात का निर्णय करता है कि नज़रबंदी वैध है या अवैध। अर्थात किसी व्यक्ति को बंदी बनाया गया है किसी अधिकारी के द्वारा, तो ये वो वैध है, वो बंदी बनाया जाना वैध है या अवैध है। और यदि अवैध होती है तो न्यायालय बंदी को फौरन मुक्त करने की आज्ञा दे देता है। इस प्रकार अनुचित और गैर कानूनी रूप से बंदी बनाए गए व्यक्ति बंदी प्रत्यक्षीकरण के लेख के आधार पर स्वतंत्रता प्राप्त कर सकते हैं। अर्थात किसी भी व्यक्ति को बिना किसी वैध कारण के बंदी नहीं बनाया जा सकता किसी भी अधिकारी द्वारा। दूसरा है परमादेश। परमादेश का अर्थ है कि हम आदेश देते हैं। शब्द का अर्थ अगर हम लेते हैं तो परमादेश का जो लेख है वो उस समय जारी किया जाता है जब कोई पदाधिकारी अपने सार्वजनिक कर्तव्य का निर्वहन नहीं करता। तो इस प्रकार के आज्ञा पत्र के आधार पर पदाधिकारी को उसके कर्तव्य पालन करने का आदेश जारी किया जाता है। अर्थात कोई भी अधिकारी कर्मचारी अगर अपने दायित्वों का पालन सही तरीके से नहीं करता है तो उनसे उस कार्य को ना करने के संबंध में या कारण पूछा जा सकता है। वो सार्वजनिक कोई अधिकारी भी हो सकता है, निगम भी हो सकता है, अधीनस्थ न्यायालय भी इसमें सम्मिलित हैं, या सरकार के खिलाफ समान उद्देश्य के लिए जारी किया ये परमादेश जो है वो जारी किया जा सकता है। अच्छा, इसमें एक चीज़ और हम डिस्कस करना चाहेंगे कि परमादेश रिट जारी किन किन के उसमें नहीं किया जा सकता। तो उसमें एक तो निजी व्यक्तियों इकाई के विरुद्ध, भारत के राष्ट्रपति या राज्यों के राज्यपालों के विरुद्ध, और उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश या न्यायिक क्षमता में कार्यरत अधिकारियों के विरुद्ध। ठीक है। नेक्स्ट है अपना प्रतिषेध। प्रतिषेध का मतलब होता है रोकना। प्रतिषेध का जो शाब्दिक अर्थ हम लेते हैं वो है रोकना। तो इसे किसी उच्च न्यायालय द्वारा अधीनस्थ न्यायालय को या न्यायिक अधिकरणों को अपने न्याय क्षेत्र से उच्च न्यायिक कार्यों को करने से रोकने के लिए जारी किया जा सकता है, अर्थ किया जाता है। इसमें क्या है, देखिए प्रत्येक हमने शक्ति पृथक्करण को अपनाया है, जिसके शक्ति पृथक्करण में क्या होता है कि प्रत्येक संस्था, कार्यपालिका, व्यवस्थापिका या न्यायपालिका, सबके मध्य शक्तियों का विभाजन है ना, शक्तियों का पृथक्करण है। तो कोई भी एक संस्था, कोई भी सरकार का एक अंग अपनी शक्तियों का उल्लंघन नहीं कर सकता, दूसरे के कार्यों में हस्तक्षेप नहीं कर सकता, दूसरी की शक्तियों में इंटरफियर नहीं कर सकता, अर्थात दूसरे के कार्य क्षेत्र में हस्तक्षेप नहीं कर सकता। तो ये जो रोकना मतलब प्रतिषेध जो है वो न्यायिक कार्यों को या अपने न्यायिक क्षेत्र मतलब अधिकरणों को या न्यायिक क्षेत्र के उच्च न्यायालय मतलब अपने से अधिकार क्षेत्र के बाहर से जो कार्य हैं उनको करने से रोकता है। तीसरा है इसमें उत्प्रेक्षण, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है प्रमाणित होना या सूचना देना। इसे एक उच्च न्यायालय द्वारा अधीनस्थ न्यायालयों को या अभिकरणों को या लंबित मामलों के स्थानांतरण को सीधे या पत्र जारी करके किया जाता है। इसे अतिरिक्त न्यायिक क्षेत्र या न्यायिक क्षेत्र की कमी या कानून में खराबी के आधार पर भी जारी किया जा सकता है। उत्प्रेषण, यह आज्ञापत्र अधिकांशतः किसी विवाद को निम्न न्यायालय से उच्च न्यायालय में भेजने के लिए जारी किया जाता है, जिससे वह अपनी शक्ति से अधिक अधिकारों का उपयोग न करे या अपनी शक्ति का दुरुपयोग करते हुए न्याय के प्राकृतिक सिद्धांत को भंग ना करे। इस आज्ञापत्र के आधार पर उच्च न्यायालय निम्न न्यायालय के न्यायाधीशों से किन्हीं विवादों के संबंध में सूचना भी प्राप्त कर सकते हैं। अर्थात उत्प्रेक्षण जो है वो उच्च न्यायालय द्वारा निम्न न्यायालयों को जारी किए जाते हैं कि वो अपने अधिकार क्षेत्र में काम करें और अपने से उच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र में हस्तक्षेप या उसके अधिकारों में किसी प्रकार का अतिक्रमण ना करे। नेक्स्ट है अपना फिफ्थ जो है अधिकार प्रच्छा क्यूवारंटो। जब कोई व्यक्ति ऐसे पदाधिकारी के रूप में कार्य करने लगता है जिसके रूप में कार्य करने का उसे वैधानिक रूप से अधिकार नहीं है, तो न्यायालय अधिकार प्रच्छा के द्वारा उस व्यक्ति से पूछता है कि वह किस आधार पर इस पद पर कार्य कर रहा है, और जब तक इस प्रश्न का संतोषजनक उत्तर नहीं देता वह कार्य नहीं कर सकता। अर्थात संविधान के द्वारा
जिस व्यक्ति को, जिस अधिकारी को जो कार्य सौंपा गया है वो अधिकारी वही कार्य करेगा, वो और दूसरे के कार्यों में हस्तक्षेप नहीं करेगा। अगर वो करेगा तो वो अवैधानिक होगा, है ना। तो इसमें अधिकार पक्षा के तो उस व्यक्ति से, क्योंकि वो करेगा तो न्यायालय उससे ये पूछ सकता है भाई आप किस अधिकार के तहत ये कार्य कर रहे हो, और अगर वह कार्य संतोषजनक उत्तर नहीं देता है तो वो कार्य करने के लिए भी सक्षम नहीं होगा। तो इस प्रकार से न्यायालय जो है, प्रशासनिक अधिकारी हैं या संस्थाएं हैं या राज्य है, तो इस तरह की संस्थाओं, ये अपने अधीनस्थ न्यायालय हैं, उनमें बंदी प्रत्यक्षकरण, परमादेश, प्रतिषेध, उत्प्रेक्षण या अधिकार प्रच्छा के माध्यम से एक बैलेंस बनाने की कोशिश करता है कि किसी भी प्रकार से अधिकारों का हनन या व्यक्ति के अधिकारों का हनन, नागरिकों के अधिकारों का हनन ना हो। देखिए, व्यक्तियों द्वारा साधारण परिस्थितियों में ही न्यायालयों की शरण लेकर अपने अधिकारों की रक्षा की जा सकती है, लेकिन कुछ विशेष परिस्थितियाँ जिसमें है युद्ध, बाहरी आक्रमण और सशस्त्र विद्रोह, अर्थात जब राष्ट्रपति संकट लागू होता है, तो ऐसे समय में मूल अधिकारों की रक्षा के लिए कोई व्यक्ति किसी न्यायालय से प्रार्थना नहीं कर सकेगा। अर्थात आपातकाल 352, 56, 60 की जब हम बात करते हैं, या युद्ध या बाहरी आक्रमण और सशस्त्र विद्रोह की जब हम बात करते हैं, राष्ट्रपति शासन की जब हम बात करते हैं, तो ऐसे समय में मूल अधिकारों की रक्षा के लिए न्यायालय से संबंधित जो ये अधिकार हैं वो सीमित हो जाते हैं। इस प्रकार संकट के द्वारा संकट काल में नागरिकों के अधिकारों को स्थगित करने की व्यवस्था की गई है। संकट, लेकिन इसमें एक चीज़ और है कि अन्य सभी अधिकारों को हम सीमित किया जा सकता है, लेकिन इसमें आर्टिकल 21 जो जीवन और शारीरिक स्वाधीनता का जो अधिकार है उसको समाप्त या सीमित नहीं किया जा सकता। तो आर्टिकल 21 ही एक ऐसा अधिकार है जिसको किसी भी परिस्थिति में हम ना सीमित कर सकते हैं ना पाबंद कर सकते हैं, क्योंकि ये व्यक्ति के जीवन का अधिकार है। ठीक है, तो आज जो हमने अब तक मूल अधिकारों पर डिस्कस किया था, जिसमें हमने 6 मूल अधिकारों की बात की थी, आज हमने लास्ट जो अपना है संवैधानिक उपचारों का अधिकार, देखिए बहुत महत्वपूर्ण है। इसमें एक तो राजेंद्र प्रसाद की, चूँकि कई बार सवाल पूछ लिया जाता है कि डॉक्टर अंबेडकर ने संविधान की आत्मा किस अधिकार को कहा है, तो इस तरह के बहुत छोटे छोटे क्वेश्चन हैं। या परमादेश से क्या तात्पर्य है, प्रतिषेध से क्या तात्पर्य है, अधिकार प्रच्छा से क्या तात्पर्य है, इस तरह के छोटे और बड़े सवाल जो है कई बार इसमें पूछे जाते हैं। तो आज अपना अधिकारों का जो टॉपिक है, अपने मूल अधिकार जो हैं अपने यहीं समाप्त करते हैं। इसी से रिलेटेड नेक्स्ट जो इसका मूल्यांकन है, अधिकारों का मूल्यांकन और भी इससे जुड़ी हुई जो बातें हैं वो हम नेक्स्ट वीडियो में शेयर करेंगे। आज के लिए धन्यवाद।